गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, आज अपना नया टॉपिक है गैसों का द्रवीकरण या एनडीयू का प्रयोग। सबसे पहले बात करते हैं कि कोई भी जो गैस होती है उसको लिक्विड अवस्था में कैसे बदल सकते हैं। कोई भी जो गैस होती है, ठीक है, कोई भी जो गैस होती है उसको लिक्विड अवस्था के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कोई भी जो गैस होती है उसको लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट करने के लिए अपने पास दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। दो पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं? यदि हम गैसों के टेम्परेचर को क्या कर दें, घटा दें, और गैसों के प्रेशर को यदि हम बढ़ा दें। देखिए स्टूडेंट, मैंने क्या बताया कि कोई भी जो गैस है उसको लिक्विड अवस्था में कब कन्वर्ट कर सकते हैं? यदि उस गैस का टेम्परेचर क्या कर दें, हम कम कर दें, प्रेशर को क्या कर दें, बढ़ा दें। जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो गैसीय अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगते हैं, जिसकी वजह से गैसीय जो अणु होते हैं एक दूसरे के नजदीक आना प्रारंभ हो जाता है और किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड अवस्था के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या है? दोनों को एक साथ अप्लाई कर दें, प्रेशर को बढ़ा दें और टेम्परेचर को क्या कर दें, घटा दें, तो भी पॉसिबिलिटीज यही होती है एक साथ। देखिए, इसको ऐसे समझ सकते हैं, सपोज ये अपने पास कोई कंटेनर है, इसके अंदर कोई ये गैस भरी हुई है, रियल गैस भरी हुई है, ये गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और इस पर क्या लगा हुआ है, पिस्टन। क्या लगा हुआ है, पिस्टन। पिस्टन क्या डालता है, दाब। मैंने क्या किया है कि दाब को तो बढ़ा दिया है और टेम्परेचर को क्या कर दिया, घटा दिया। जब हम दाब को बढ़ाते हैं तो ये जो गैसीय अणु होते हैं, दाब को बढ़ा रहे हैं तो गैसीय अणुओं के मध्य क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, ठीक है। दाब को बढ़ा दिया तो गैसीय जो अणु होंगे एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक आ जाएंगे, इस तरीके से बिल्कुल नजदीक आ जाएंगे, और नजदीक आने की वजह से इनके अंदर लगने वाले जो आकर्षण बल होंगे वो प्रभावी हो जाएंगे, और ये कौन सी अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगी, द्रव अवस्था में। यहाँ कौन सी अवस्था है, इनकी गैसीय अवस्था। कौन सी अवस्था दे रखी है, गैस। तो मैंने आपको कंडीशन बता दी कि कोई भी जो गैस है उसको लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट कब कर सकते हैं, यदि उस गैस का टेम्परेचर कम कर दें, प्रेशर बढ़ा दें, और या दोनों को एक साथ अप्लाई कर दें। तो होता क्या है कि जब आप प्रेशर को बढ़ाते हैं तो गैसीय अणुओं के मध्य क्या लगते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स लगते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण में लगना प्रारंभ हो जाता है, जिसकी वजह से गैस के जो अणु होते हैं एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं और कौन सी अवस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसी पर आधारित जो प्रयोग है किसका है, एंड्रू का प्रयोग है। और एंड्रू ने क्या है, एंड्रू ने क्या किया है कि जो CO2 गैस है, कौन सी गैस दे रखी है अपने पास, CO2 जो गैस है, CO2 गैस का अलग अलग तापों पर, समान ताप पर दाब और आयतन के मध्य क्या खींचा है, वक्र खींचा, और उस वक्र के अकॉर्डिंग बताया कि CO2 गैस कौन से टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट होती है और कौन से टेम्परेचर पर CO2 गैस आदर्श गैसों की भांति कार्य करती है। तो देखिए, इस वक्र को मैं अभी, देखिए स्टूडेंट, ये जो एंड्रू है, एंड्रू ने क्या किया था कि गैसों का जो दाब होता है और आयतन होता है, ठीक है, उन दोनों के मध्य CO2 गैस के लिए अलग अलग तापों पर वक्र खींचा था, ठीक है। अलग अलग टेम्परेचर 13.1 डिग्री सेल्सियस, 21 डिग्री सेल्सियस, 31 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये जो वक्र है, ये जो वक्र होता है, हमने पीछे पढ़ा है बॉयल्स लॉ। क्या पढ़ा है, बॉयल्स लॉ। और बॉयल्स लॉ होता है P व्युत्क्रमानुपाती होता है B, कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसा रहता है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो वक्र खींचे जाते हैं उनका नाम होता है समतापी वक्र। तो ये जो वक्र होता है कैसा होता है, समतापी वक्र होता है। इनको कहते हैं हम आइसोथर्मल वक्र, आइसोथर्मल कर्व कहते हैं, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, बायल नियम के अकॉर्डिंग। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी जो गैस होती है
उसको आप लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट कब कर सकते हैं? तो देखिए इधर गैसों के प्रेशर को तो क्या कर दें आप, बढ़ा दें, और गैसों के आयतन को क्या कर दें आप, घटा दें। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, देखिए 13.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा है। इस टेम्परेचर पर देखें, ये CO2 गैस के लिए 13.1 डिग्री सेल्सियस पर आप इस CO2 गैस का वॉल्यूम घटा रहे हैं, तो प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन बी पॉइंट पर आकर जो CO2 गैस है वो लिक्विड अवस्था के अंदर कन्वर्ट होना प्रारंभ कर देती है। लेकिन बीच में क्या है कि इन दोनों के बीच में ये जो वक्र होता है वो कैसा हो जाता है, स्थिर हो जाता है। इस कंडीशन में क्या है कि ये जो वक्र है सॉरी कैसा हो जाता है, क्षैतिज हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि इस स्थिति में इनका दाब कैसा है, लगभग स्थिर है। लेकिन जैसे ही आप वॉल्यूम का मान और घटाते हैं, ठीक है, तो जो ये CO2 गैस होती है किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है कि जो CO2 गैस के अणु होते हैं उनके मध्य फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगते हैं, जिसकी वजह जैसे प्रेशर का मान ज्यादा होता है तो गैस के अणु एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड अवस्था के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं 21 डिग्री सेल्सियस, 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बात करते हैं। देखिए आपने क्या किया कि CO2 गैस का टेम्परेचर घटाया, सॉरी CO2 गैस का टेम्परेचर तो आपने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, लेकिन CO2 गैस का वॉल्यूम क्या कर रहे हैं आप, घटा रहे हैं। जब वॉल्यूम घटाते हैं तो वक्र बिल्कुल ABCD के अकॉर्डिंग आता है। यहां भी दाब कैसा हो गया, स्थिर हो गया, क्योंकि जैसे आपने वॉल्यूम का मान कम किया तो दाब कैसा हो गया, स्थिर हो गया है। ठीक है, यहाँ CO2 गैस लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट होना प्रारंभ हो गई, उसके बाद जैसे प्रेशर का मान बढ़ा तो CO2 गैस किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड अवस्था के अंदर कन्वर्ट हो गई। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर को कितना कर दिया, 31 डिग्री सेल्सियस कर दिया। कितना कर दिया, 31 डिग्री सेल्सियस। 31 डिग्री सेल्सियस पर ठीक है आपने क्या किया कि वॉल्यूम घटाना प्रारंभ किया, तो बिंदु M पर क्या होता है कि वक्र में कुछ मुड़ाव आता है, इसलिए बिंदु M को क्या कहते हैं, क्रांतिक बिंदु कहते हैं। क्योंकि इस बिंदु पर CO2 जो गैस होती है इसका दाब अधिकतम होता है, जिसे हम कहते हैं क्रांतिक दाब कहते हैं, और टेम्परेचर भी अधिकतम होता है, जिसे क्या कहते हैं, हम क्रांतिक ताप कहते हैं। और इस टेम्परेचर पर ये CO2 गैस होती है सीधी किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड अवस्था के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड अवस्था के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो पीछे मैं आपको बताऊंगा कि क्रांतिक ताप क्या होता है। वह अधिकतम ताप जिस पर कोई गैस लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है उसे क्या कहते हैं, क्रांतिक ताप कहते हैं। क्रांतिक ताप क्या होता है, वह आवश्यक दाब जिस पर क्रांतिक ताप लगाकर किसी गैस को लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रांतिक दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रांतिक दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रांतिक दाब। और जो CO2 गैस होती है, CO2 गैस का जो क्रांतिक दाब होता है वो होता है 72.9 वायुमंडल होता है। कितना होता है, 72.9 वायुमंडल होता है। कितना होता है, 72.9 वायुमंडल होता है। क्रांतिक ताप कितना होता है, 31 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम बात करते हैं कि 31 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का कोई भी टेम्परेचर हो, किसी भी टेम्परेचर पर ये जो CO2 गैस हो, चाहे NH3 हो, चाहे HCl हो, चाहे CH4 हो, कोई भी जो रियल गैसेज होती हैं वो आइडियल गैसों की तरह बिहेवियर शो करती हैं। क्यों करती हैं, क्योंकि 50 डिग्री सेल्सियस पर ये जो वक्र कैसा हो गया, हाइपरबोलिक हो गया है, अर्थात आदर्श गैसों के समान हो गया है। किसके समान हो गया, आदर्श गैसों के समान हो गया। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। दोबारा सुन लीजिए। एंड्रू ने क्या किया कि गैसों के दाब और आयतन के मध्य अलग अलग टेम्परेचर पर, ठीक है, दाब बढ़ाकर, टेम्परेचर घटाकर और दोनों को एक साथ अप्लाई करके गैसों के द्रवीकरण को देखा। ठीक है, सबसे पहले क्या किया कि 13.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये CO2 गैस है, इसका वॉल्यूम जैसे कम करते हैं तो बी बिंदु पर CO2 गैस लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट होना प्रारंभ कर देती है। जैसे जैसे वॉल्यूम का मान कम करते हैं तो प्रेशर थोड़े समय के लिए क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। जैसे ही प्रेशर का मान बढ़ता है तो बिंदु डी पर
CO2 गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरीके इधर देखिए 21 डिग्री सेल्सियस पर थोड़ा सा घुमाव है, वक्र ABCD के समान ही प्राप्त होता है। उसके बाद बात करते हैं 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इस वक्र के अंदर थोड़ा सा घुमाव आता है और बिंदु M पर CO2 गैस का द्रवीकरण पूर्ण रूप से प्रारंभ हो जाता है। इसलिए इस बिंदु का नाम क्रांतिक बिंदु होता है, टेम्परेचर का नाम क्रांतिक ताप होता है और दाब क्या कहलाता है, क्रांतिक दाब कहलाता है। क्योंकि इस दाब पर कोई भी जो CO2 गैस होती है किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब देखिए 31 डिग्री सेल्सियस से कोई ऊपर का टेम्परेचर हो, उस पर ये जो वक्र है कैसा आ रहा है, हाइपरबोलिक आ रहा है। कैसा आ रहा है, हाइपरबोलिक। अर्थात कोई भी जो गैस होती है वो हमेशा आदर्श गैसों की भांति कार्य करती है। किसकी भांति कार्य करती है, आदर्श गैसों की भांति। ठीक है, आदर्श गैस क्या होती है, जो प्रत्येक ताप और दाब पर गैसीय नियमों का क्या करती हैं, पालन करती है। क्लियर, समझ में आ गया। ये क्या होता है, एनडीओ एक्सपेरिमेंट। अब देखिए इसके अंदर दो चीज आई हैं, क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब, एक चीज और होती है क्रांतिक घटनाएं। अब देखिए मैं आपको क्रांतिक घटनाएं बता रहा हूं, क्रांतिक घटनाएं क्या क्या होती हैं। क्रांतिक घटनाएं क्या क्या होती हैं। देखिए स्टूडेंट, अब मैं आपको बता रहा हूं क्रांतिक घटनाएं। क्रांतिक घटनाओं का मतलब क्या है कि कोई भी जो गैस है उसको लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट करने के लिए 3 भौतिक मान आवश्यक होते हैं। पहले का नाम होता है क्रांतिक ताप, ठीक है, दूसरे का नाम होता है क्रांतिक दाब, तीसरे का नाम होता है क्रांतिक आयतन। देखिए क्रांतिक ताप वह अधिकतम ताप जिस पर कोई गैस द्रव अवस्था में बदल जाती है उसे क्रांतिक ताप कहते हैं। वह अधिकतम ताप जिस पर कोई गैस द्रव अवस्था में बदल जाती है उसे क्रांतिक ताप कहते हैं। क्रांतिक ताप को TC से व्यक्त करते हैं। TC निकालने का फॉर्मूला होता है 8A/27 RV, 8A/27 RV। ठीक है, दूसरा होता है अपने पास ये जो CO2 गैस होती है, CO2 गैस का जो क्रांतिक ताप होता है TC, इसका मान होता है 31 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 31 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं क्रांतिक दाब। क्रांतिक दाब इसको कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर। क्रांतिक दाब, क्रांतिक दाब क्या होता है, एक मोल गैस को क्रांतिक ताप पर द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक न्यूनतम दाब। आवश्यक न्यूनतम दाब क्या कहलाता है अपने पास, क्रांतिक दाब कहलाता है। एक मोल गैस को क्रांतिक ताप पर द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक जो दाब होता है उसे क्या कहते हैं, क्रांतिक दाब कहते हैं। क्रांतिक दाब को PC से डिनोट करते हैं। PC ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है A/27B², A/27B²। तीसरा क्या होता है अपने पास, क्रांतिक आयतन। तीसरा क्या होता है, क्रांतिक आयतन। क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रांतिक आयतन क्या होता है कि एक मोल गैस द्वारा क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब पर घेरा गया आयतन क्या कहलाता है, क्रांतिक आयतन कहलाता है। एक मोल गैस द्वारा क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब पर घेरा गया आयतन क्या कहलाता है, क्रांतिक आयतन कहलाता है। इसको BC से दर्शाते हैं। BC बराबर क्या होता है, 3V। BC बराबर क्या होता है, 3V। BC बराबर क्या होता है, 3V। क्या होता है, 3V। तो ये तो बात हो गई क्रांतिक घटनाएं कौन कौन सी होती हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। ठीक है, ये जो क्रांतिक घटनाएं होती हैं इसके अंदर A और B तो मैंने कल बता दिया। A और B क्या होते हैं, वान डेर वाल्स स्थिरांक होते हैं। R क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है। R क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। इसका जो मान होता है वो निश्चित होता है। इसका मान होता है 8.314
जूल प्रति केल्विन प्रति मोल होता है। कितना होता है? 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वाष्प दाब। वाष्प दाब क्या होता है? वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या होता है? देखिए वाष्प दाब, वाष्प दाब क्या है? देखो ये कोई अपने पास कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर ये कोई लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर माना कि ये कोई मैंने ढक्कन लगा रखा है, इसको आप क्या करते हैं, ये कोई बर्नर लगा दिया इस तरीके से, इस तरीके से कोई बर्नर लगा दिया है, इसको क्या किया जा रहा है? गर्म किया जा रहा है। जब गर्म करते हैं तो ये कोई लिक्विड जो पदार्थ है अपने पास, ये कोई द्रव पदार्थ जो है, इसकी क्या बनती है? वाष्प बनती है। वाष्प के अणु है इस तरीके से, ये क्या है? वाष्प के अणु। ये क्या है? वेपर मॉलिक्यूल। ये क्या है? वेपर मॉलिक्यूल, वाष्प के अणु। क्या है? वाष्प के अणु। लेकिन इस कंडीशन में होता क्या है कि आपने टेम्परेचर को क्या कर रखा है? निश्चित कर रखा है। टेम्परेचर कैसा कर रखा है? निश्चित। ताप कैसा है? निश्चित। जब ताप निश्चित होता है तो ये वेपर के अणु हैं और ये किसके अणु होते हैं? द्रव के अणु होते हैं। इन दोनों के मध्य ये द्रव है, इन दोनों के मध्य, और ये क्या है? वेपर। इन दोनों के मध्य क्या स्थापित हो जाती है? साम्यावस्था स्थापित होती है। ये कंडीशन ऐसी होती है कि दोनों के मान कुछ समय के लिए क्या हो जाते हैं? स्थिर हो जाते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि टेम्परेचर को निश्चित कर रखा है और कौन सी अवस्था अपने पास? साम्यावस्था। साम्यावस्था की स्थिति में क्या होगा कि ये जो वाष्प के अणु हैं, इस द्रव की सतह पर जो दाब लगाते हैं, द्रव की सतह पर जो दाब लगा रहे हैं, इस दाब का क्या नाम होता है? वाष्प दाब। क्या नाम होता है? वाष्प दाब। तो डेफिनेशन क्या हुई कि एक निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्प दाब। क्लियर? समझ में आ गया कि निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्प दाब। अब इसी जुड़ा छोटा सा टॉपिक और होता है क्वथनांक। क्या होता है? क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट। अब क्वथनांक क्या होता है? देखिए क्वथनांक होता है कि एक्चुअलिटी में किसी द्रव का वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वह उस द्रव का क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा? देखिए ये अपने पास टेम्परेचर है और ये अपने पास वेपर प्रेशर है, वाष्प दाब। इन दोनों के मध्य मैंने ग्राफ प्लॉट किया है और ये कंडीशन दे रखी है एक वायुमंडल की, एक एटीएम की दे रखी है। अब माना कि कोई भी जो लिक्विड है, माना कि अपने पास दे रखा पानी, इसको आपको तब तक गर्म करना है जब तक उसका वाष्प दाब किसके बराबर ना हो जाए? एक वायुमंडलीय दाब के बराबर ना हो जाए। देखिए ये माना कि अपने पास पानी, इसको गर्म किया मैंने और इसका वाष्प दाब कितना करना है अपने को? एक वायुमंडल। तो इस पॉइंट पर इस H2O का वाष्प दाब क्या हो जाता है? एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो इस ताप का क्या नाम होता है? क्वथनांक। तो डेफिनेशन क्या बताई कि किसी द्रव का वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वो क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। इसका जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है? 373 केल्विन। अर्थात इसका जो क्वथनांक आएगा वो कितना आएगा? 373 केल्विन। इसी तरीके से दूसरा लिक्विड अपने पास दे रखा है, क्या दे रखा है? एथिनॉल दे रखा है। इसको तब तक गर्म करना है जब तक इसका वाष्प दाब कितना ना हो जाए? एक वायुमंडलीय दाब। और जिस टेम्परेचर पर ये एक वायुमंडलीय दाब हो जाता है वो द्रव का क्या कहलाता है? क्वथनांक। तो H2O का जो क्वथनांक होता है 78.5 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 78.5 डिग्री सेल्सियस। और जल का कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो डेफिनेशन समझ में आ गई कि किसी द्रव का वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वह इस द्रव का क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वथनांक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में,
वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, तो देखिए वाष्प दाब को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक देखिए, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, जो वाष्प दाब होता है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। पहला दे रखा है अंतराण्विक आकर्षण बल, अंतराण्विक आकर्षण बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब देखिए कुछ द्रव तो ऐसे होते हैं कि उनके अणुओं के मध्य वीक वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स होते हैं, और कुछ द्रव के अणु ऐसे होते हैं कि उनके अंदर स्ट्रॉन्ग वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स होते हैं। जिन द्रव के अणुओं के मध्य वीक वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स होते हैं वो आसानी से वाष्प के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए उनका वाष्प दाब क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स होते हैं वो अणु किस में कन्वर्ट नहीं होते, आसानी से वाष्प में कन्वर्ट नहीं होते। इसको हम एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं, सीधा आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि वीक वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स समानुपाती क्या होता है, वेपर प्रेशर, और स्ट्रॉन्ग वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स व्युत्क्रमानुपाती होता है वेपर प्रेशर। ठीक है, ये दो पॉइंट अपने को ध्यान रखने हैं। एक एग्जाम्पल लें, अपने पास रखा डाई एथिल ईथर CH3 CH2O CH2 CH3। दूसरा अपने पास रखा एथिनॉल। अब देखिए ये डाई एथिल ईथर है, डाई एथिल के ईथर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके अंदर पाए जाते हैं वीक वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स, और एथिनॉल के जो अणु होते हैं इनके अंदर बनते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग वान डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स। इसलिए इनका वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है, और इनका जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। क्लियर, समझ में आ गया। सेकंड जो कारक दे रखा है वो दे रखा है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, ताप का जो प्रभाव होता है वो वाष्प दाब के क्या होता है, समानुपाती। तो लिख देता हूं टेम्परेचर समानुपाती वाष्प दाब के समानुपाती, टेम्परेचर समानुपाती काइनेटिक एनर्जी समानुपाती क्या होता है, वेपर प्रेशर। इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो द्रव का अणु है उसका यदि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, कोई भी जो मॉलिक्यूल्स होता है द्रव का मॉलिक्यूल, उसका यदि आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो गैसीय अणुओं की क्या बढ़ जाती है, सॉरी उन अणुओं की क्या बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और गतिज ऊर्जा बढ़ने की वजह से कोई भी जो द्रव का अणु होता है आसानी से किस में बदल जाता है, वाष्प के अणु में बदल जाता है। इसलिए टेम्परेचर बढ़ने से वाष्प दाब का मान क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैसीय अणु की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो द्रव के जो अणु होंगे आसानी से वाष्प में बदल जाएंगे, और वाष्प में बदल जाएंगे तो उनका आसानी से वाष्प दाब भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं, एक कारक और दे रखा है अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाना। अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाना, देखिए अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर, अब देखिए ये अपने पास एक तो दे रखा है द्रव्यलायक, और एक अपने पास दे रखा है ये विलयन। इसके अंदर माना कि ये पानी भरा हुआ है, क्या भरा हुआ, पानी। जिसके अंदर पानी भरा हुआ वो किसका काम कर रहा है, अपने पास केवल विलायक का काम कर रहा है। इसकी सतह पर केवल विलायक के अणु प्रेजेंट है इस तरीके से, ठीक है। और इसके अंदर पानी और विलेय पदार्थ दोनों भरे हुए हैं, इस तरीके से भरे हुए हैं। ये विलेय पदार्थ हैं, इस तरीके से दिख रहे हैं आपको, और ये जो लाइन दिखाई दे रही है ये क्या है, विलायक के अणु।
क्योंकि ये क्या है, बिलियन, और बिलियन के अंदर क्या क्या दे रखा है, एक तो ब्लैक दे रखा है और दूसरा कौन सा दे रखा है, बिले। माना कि इसके अंदर में बिले क्या मिला रखा है, NaCl मिला दिया, चीनी मिला रखी है, ग्लूकोज मिला रखा है, ठीक है, C6H12O6 क्या मिला रखे हैं, ग्लूकोज। तो होगा क्या, इसकी जो सरफेस होगी उसकी सरफेस पर एक तो ब्लैक के अणु होंगे, किसके होंगे, बिले के अणु होंगे, दोनों के अणु प्रेजेंट होंगे, ठीक है। गरम इसको भी करेंगे, गरम इसको भी करेंगे, ठीक है। इसको भी आप इस तरीके से गरम कर रहे हैं, ये बर्नर लगा रखा है, इसको भी गरम कर रहे हैं इस तरीके से। अब देखिए जो ब्लैक के अणु होते हैं उनका आसानी से क्या हो जाता है, बाष्पन हो जाता है, इनका आसानी से बाष्पन हो रहा है, इनकी आसानी से क्या बन रही है, वाष्प बन रही है। लेकिन जो विलयन होता है उस विलयन की सतह पर, विलयन की जो सतह होती है उस पर ब्लैक के अलावा कुछ विलेय पदार्थ के अणु होते हैं, ठीक है, जिससे सतह पर ब्लैक के अणुओं की संख्या क्या हो गई, घट गई, और ब्लैक के अणुओं की संख्या घट जाती है तो बाष्पन भी क्या होगा, कम होगा, और बाष्पन कम होगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। इस तरीके से विलयन के वाष्प दाब में हुई जो कमी होती है उसे कहते हैं वाष्प दाब का अवनमन। क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अवनमन। क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अवनमन। तो सीधी भाषा में आप समझ लें, यदि किसी ब्लैक के अंदर आपने कोई अवाष्पित विलेय पदार्थ NaCl, चीनी, ग्लूकोज, यूरिया आदि मिलाया तो विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, घटता है। क्यों घटता है, क्योंकि जो विलयन होता है उसकी सतह पर ब्लैक के अणुओं के अलावा विलेय पदार्थ के अणु जम जाते हैं, जिससे सतह पर ब्लैक के अणुओं की संख्या घट जाती है, इसलिए वाष्पन क्या होता है, कम होता है, ठीक है। इसलिए वाष्प दाब क्या होता है, कम। तो ये आपकी समझ में आ गया बिल्कुल, ठीक है, क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके, इस लेसन के अंदर अब अपने पास केवल 2 टॉपिक बच गए, एक तो श्यानता बच गई है और एक बच गया अपने पास वान डेर वाल आकर्षण बल, ठीक है। इन दोनों का डिस्कस कल करेंगे, कल ही अपना लेसन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद नया लेसन चालू करेंगे डाई हाइड्रोजन। थैंक यू, ठीक है।